हमारे देश में एक कल्चर बना हुआ है कि जब भी स्टूडेंट अच्छा नहीं करे एग्जामिनेशन में या उसका जब रिजल्ट आए और वो अच्छा नहीं रहे, उम्मीद के अनुरूप नहीं हो रिजल्ट, तो सीधा हम ब्लेम किसको कर देते हैं? एक स्टूडेंट को ब्लेम कर देते हैं। हम ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ब्लेम करते हैं, ना हम किसी एजुकेटर को ब्लेम करते हैं। वो हमारे कल्चर में है ही नहीं। हम गलती सिर्फ स्टूडेंट की निकालते हैं, क्योंकि एजुकेटर इंस्टीट्यूट तो ये बोलते हैं कि भाई हमने तो प्रॉपर पढ़ाया, आपका बच्चा ही नहीं पढ़ा, तो उसमें हमारी क्या गलती है? इस तरह के चीजें आप अगर करेंगे भी कोशिश कि भाई जिम्मेदारी की बात करेंगे भी, तो आपको यही जवाब देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत मैं ईमानदारी से बनाने वाला हूं और आपको एक इनसाइट बताऊंगा कि क्यों गेट एग्जामिनेशन में जो फेल होने वाले स्टूडेंट या क्वालिफाई नहीं करने वाले स्टूडेंट है या जो चाहते हैं वो रैंक नहीं ला पा रहे हैं, तो उसके कारण क्या है, एग्जैक्ट कारण क्या है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। और क्या एजुकेटर और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जिम्मेदार है बराबर के, वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि सिर्फ बेटा आपकी गलती नहीं है, एक स्टूडेंट सिर्फ अकेला जिम्मेदार नहीं। स्पेशली मैं गेट एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, बाकी एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन एक डिफरेंट एग्जाम है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में थोड़ा सा हिस्टोरिकल वर्जन भी बताऊंगा कि प्रिपरेशन कैसे होती थी, आज हम प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं और किस डायरेक्शन लेस तरीके से जा रहे हैं। और हम स्टूडेंट को सिर्फ एक मशीन बनाते जा रहे हैं, उसमें क्रिएटिव थिंकिंग की कोई जगह नहीं छोड़ते जा रहे हैं। और यही बच्चा जब भेड़ चाल जैसे तमाम क्वेश्चंस को रट जाता है और वहां एक क्रिएटिव दिमाग की तरह सोचना होता है एग्जामिनेशन हॉल में, वो सीधा ब्लैंक हो जाता है। तो हमने ब्रेन कैसा डेवलप कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स का, इस पे भी बात करूंगा, कंपैरिजन कराऊंगा। आप ये वीडियो को आराम से देखना। बहुत सारे एजुकेटर्स को, बहुत सारे कोचिंग्स को बुरा लग सकता है इस चीज से, बट जो है सो है, मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल ईमानदारी से। तो आप एंड तक जरूर देखना और अपना खुद एनालिसिस करना। क्योंकि देखिए, गेट की तैयारी करने वाला कोई दूध पिता बच्चा नहीं, कोई 12वीं का बच्चा नहीं है। उसके ऊपर कोई नेक्स्ट क्लास में जाने का प्रेशर नहीं है। उसके ऊपर जॉब की तलवार लटकी है, करियर की तलवार लटकी है। मेरे पास पर्सनल मेंटरशिप में बच्चे आके लिटरली रोते हैं। एक 25-26 साल का व्यक्ति रोता है कि सर समझ नहीं आ रहा, इस प्रेशर से कैसे निकलूं, बड़ा दर्द होता है। तो ये वीडियो बहुत काम का है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा हिस्ट्री चलते हैं और साथ में बताऊंगा गेट एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट क्या है और हम क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं या हम एज ए एजुकेटर बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, वो सब चीजों पे बात करूंगा। देखिए क्या है, हिस्ट्री देखते हैं अगर अपन। देखिए क्या होता था जनरली गेट एग्जामिनेशन पहले। गेट एग्जामिनेशन अगर अपन बात करें 2000 उसके बाद की, है ना, तो 2000 अप टू 2008 गेट एग्जामिनेशन को जस्ट ऐसा माना जाता था कि भाई ये एक एमटेक करने का एग्जाम है, सीधा सा है। स्टाइफंड में मेरे ख्याल से, मैं हो सकता ऊपर नीचे हो नंबर, 4000 के आसपास ही कुछ मिलता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 2008 में, 8 से लगा के 12 में इस एग्जाम को, गेट एग्जामिनेशन को लेके थोड़ा सा उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। उसका कारण क्या था कि एमटेक में जो रिक्रूटमेंट, जो स्टाइफंड मिलता था मंथली, वो 4000 से लगा के शायद 8000 के आसपास हो चुका था। 8000 इंक्रीमेंट हो चुका था 8 का। और उसके बाद फिर क्या हुआ, और उसके बाद फिर लेटर स्टेज पे क्या हुआ, वो 8 से 12 के 12,400 रुपए, 12,400 का, आज भी शायद वही है, वही आंकड़ा है, 12,800 या 12,400 ऐसा कुछ मिलता है आपको मंथली स्टाइफंड। तो 2008 से लगाकर 12 में क्या हुआ कि जैसे 2008 में थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि चलो गेट एग्जामिनेशन होता है, यहाँ से आईआईटीज में भी पहुंच सकते हैं, अगर एक सपना टूट गया है तो चलो वहां वापस हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उस सपने को, आईआईटीज में जाके एमटेक कर सकते हैं और आईआईटी की लाइफ जी सकते हैं। तो उस दौरान 8 से लगाकर 12 के बीच में, 4-5 सालों के बीच में दिल्ली हैदराबाद में बहुत सारे कोचिंग्स खुली, है ना। और इसमें कुछ कुछ कोचिंग्स बहुत पॉपुलर है ना, नाम लेना सही नहीं होगा। जो साउथ वाला बेल्ट होता था पूरा हैदराबाद जाता था, सारा दिल्ली नॉर्थन बेल्ट वाला या सेंट्रल इंडिया का बेल्ट वाला जो बच्चा था वो दिल्ली जाता था, है ना। अभी मैं बताऊंगा क्या होता था एक्चुअल में, है ना, उस पे बाद में आऊंगा कंपैरिजन में। मैं आपको एक रूट बता रहा हूं पहले। उसके बाद क्या हुआ 2013-14 के टाइम पर पीएसयूज के रिक्रूटमेंट चालू हुए कि जो पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग कंपनीज है गवर्नमेंट की, वो गेट के स्कोर कार्ड से सीधे इंटरव्यू कॉल करेगी और रिक्रूटमेंट करेगी। इससे बड़ी चीज हुई कि भाई एक एग्जाम निकालना है और आपका जॉब पक्का है, आपका जॉब पक्का है। तो इस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। और इस टाइम पर 2013 से लगा के 14 के बीच में ये जो हैदराबाद और दिल्ली में जो बैठी हुई कोचिंग है, ये जितने भी स्टेट होते थे उनके सारे, तो स्टेट नहीं बट इनको जहां लगता था जहां मार्केट अच्छा है, वहां के हर स्टेट की कैपिटल में ये कोचिंग खुलने लगे, है ना। वो भोपाल हो, लखनऊ हो, अलग अलग जगह पे, ये जयपुर हो, तो बहुत सारे जो स्टेट कैपिटल है वहां पर ये कोचिंग खुलने लगी। और एक
स्टेट कॉलेज का बच्चा भी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में अपना दाखिला लेने लगा कि चलो ठीक है, यहाँ पर ये बड़ी कोचिंग्स आ रही है, दिल्ली की कोचिंग है, हैदराबाद की कोचिंग है, तो हम एडमिशन लेते हैं और एक सपना पूरा करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा सा पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ी और इस तरीके से जो गेट में एस्पिरेंट की संख्या है वो भी बढ़ती गई, ये थोड़ा सा एग्जाम पॉपुलर होता गया। उसके बाद क्या हुआ, 15 से लगाकर अगर 19 की बात करें तो फिर ये स्टेट कैपिटल से उठकर इनकी कॉपी करने में बहुत सारी छोटी छोटी जो कोचिंग्स है, छोटे छोटे फैकल्टी के पूल है, इन्होंने भी अपनी अपनी कोचिंग्स खोली और टीयर 2 टीयर 3 सिटी तक भी ये पहुंचे, है ना, कैपिटल्स तक नहीं सीमित रहे। हाँ, बड़े प्लेयर कहीं ना कहीं कैपिटल या इक्का दुक्का और सिटी बढ़ा दी, क्योंकि अब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा रहता था, इस वजह से बहुत टीयर 2 टीयर 3 सिटी तक नहीं पहुंचे। बट एग्जाम की पॉपुलैरिटी को देखते हुए हर स्टेट में जो छोटी छोटी शहर है वहां पर भी कोचिंग खुलने लगी, और यही वही दौर था जहां पर हमने अपना टीचिंग करियर भी स्टार्ट किया था 2016-15 से, कि भाई आप पढ़ाते रहे, बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रही है, नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर रिन्यूमरेशन हो रहा है ना, ट्रेवल करने को मिल रहा है ना, सम्मान बढ़ रहा है। तो अगर हॉबी आपकी टीचिंग, तो उस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था और हमने हमारा करियर भी उसी टाइम पे स्टार्ट करा। और उसके बाद 2020 में ऑनलाइन एजुकेशन का एडटेक की एंट्री होती है, बिकॉज क्योंकि लॉकडाउन है, कोविड है, क्योंकि धीरे धीरे ऑनलाइन तो आ ही रहा था, हम खुद भी 2019 से आ चुके थे, 19 से लगा के हमने 20 में तो बिफोर लॉकडाउन ही कोर्स लॉन्च कर दिए थे। बट आफ्टर 2020 लॉकडाउन लगते से ही इस ग्राफ ने बहुत तेजी पकड़ी, क्योंकि सब ऑफलाइन सेंटर्स जो थे ना वो लगभग लगभग स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन था, 2 साल ऑलमोस्ट सब चीजें था, तो यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। तो ये टीयर 2 टीयर 3 सिटी की तो कोचिंग्स लगभग लगभग आज भी बंद ही हो गई है, आज भी आपको अवेलेबल नहीं होगी। कुछ कैपिटल ये उल्टा हो गया, वापस से कई सारे स्टेट कैपिटल में भी कोचिंग्स बंद सी हो गई है, कुछ में है, कुछ में बंद हो गई है ऑलमोस्ट। अब सिर्फ कुछ बड़ी जगहों पे रन कर रहे हैं, बाकी वो भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव करके ही चीजें करना पड़ रही है। तो ये आज की तारीख में सिनेरियो है कोचिंग इंडस्ट्रीज का, कि गेट एग्जामिनेशन से कोचिंग्स में कैसे चेंजेस हुआ। अब देखो क्या हो रहा है कि एक्चुअल में होता क्या था कि जब हम गेट 2000, ये जैसे 2008 से 2012 हो गया, 13 14 भी हो गया, इनमें भी जब बच्चा जाता था तो जनरली देखो क्या होता था, ट्रेंड क्या होता था, ट्रेंड ये होता था कि बच्चा अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करता था, क्योंकि भाई दिल्ली जाना, हैदराबाद जाना है, एक बच्चे को अपनी तैयारी करना है, तो वो कहीं ना कहीं अपना इंजीनियरिंग तो कंप्लीट करेगा। इंजीनियरिंग वो कंप्लीट करता था मई और जून के मंथ में, मई मंथ मान लेते हैं, है ना, मई मंथ के बीच में क्या करता था वो अपना इंजीनियरिंग करके जून में वो कोचिंग ज्वाइन करता था। कहाँ पे ज्वाइन करता था कोचिंग, यहाँ पर दिल्ली या हैदराबाद जाके कोचिंग ज्वाइन करता था, और जून से लगाकर फरवरी में एग्जाम होता था। शुरुआत के दिनों में ये मार्च में हुआ करता था एग्जाम, है ना, मार्च से फिर फरवरी में शिफ्ट हुआ ये, तो मार्च मान लेते हैं, फरवरी तक मान लेते हैं, ठीक है, वहां तक तैयारी करता था। अब मंथ गिनो आप, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 9 मंथ की ये प्रिपरेशन करता था, 9 मंथ, और 9 मंथ पूरा कोचिंग नहीं चलता था, ये सिलेबस ऑलमोस्ट आपके जनवरी में खत्म करवा देते थे, मतलब 8 महीनों के अंदर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता था। अब बच्चे का कोई कॉलेज का लोड नहीं होता था, बच्चा जाता था। अच्छा, वही बच्चा जाता, क्योंकि दिल्ली हैदराबाद में रहना है तो खर्चा भी लगेगा, तो जिसको लगता था हाँ मेरे अंदर थोड़ा पोटेंशियल है वही बच्चा जाता था, जिसने थोड़ी सी इंजीनियरिंग में मेहनत कर रखी वही बच्चा जाता था, जिसको समझ भी आए वहां पे, वहां लंबी लंबी क्लासेस चलेगी, है ना, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, सिलेबस। तो उस टाइम पर ये जो सिलेबस कंप्लीट किया जाता था इनकी तरफ से, ये गेट और ईएससी को मिला के करते थे, गेट प्लस ईएससी की बैचेस चलती थी, गेट प्लस ईएससी की, क्योंकि ईएससी का जो पेपर होता था प्री मेंस का, ये ऑलमोस्ट मई जून के आसपास होता था, मई जून के आसपास होता था, ठीक है ना, पहले प्री मेंस का लफड़ा नहीं होता था, 3 दिन लगातार पेपर चलते थे, तो ये क्या करते थे फरवरी तक अपना मैक्सिमम गेट का सिलेबस करवा देते थे, और कुछ जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते थे, है ना, और गेट के सिलेबस में भी जो कॉमन सब्जेक्ट है वो तो उसी टाइम पे खत्म करा देते थे, उसमें बता देते भाई ये ईएससी का हिस्सा है और ये आपका गेट का हिस्सा है ना, और कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो गेट में नहीं होता वो ईएससी में बाद में करा देते थे, ठीक है, बाद में करा देते थे। तो इस वजह से इनका जो आर्स होता था, जो क्लेम करते थे, ये करते थे कि भाई हम 1000 से लगा के 1100 घंटे के आसपास कराएंगे, है ना, तो मोटा मोटी मैं अप्रॉक्स 1000 आवर्स के आसपास का पूरा कंटेंट मान लेता हूँ, पूरा कंटेंट मान लेता हूँ, ठीक है। अब 1000 घंटे, देखिए कहानी यहीं से स्टार्ट होगी, 1000 घंटे का पूरा कंटेंट मान लिया मैंने, तो इसमें ईएससी का भी है, अगर उसको थोड़ा सा हटा दिया, 1100, कोई 1200 बोलेगा, कोई 1000 बोलेगा, कोई 800 बोलेगा, मैं ऑन एन एवरेज 1000 तो बोलते ही थे। अब उसमें ईएससी का भी कंटेंट है, उसको अगर हम हटा दे तो इफेक्टिवली ये 700 से लगा के 750 आवर्स का, 700 आवर्स का कंटेंट आपका प्योरली गेट का होता था, प्योरली गेट का कंटेंट होता था। अब आप सोचिए जरा,
इसमें 700 घंटे आप ऑफलाइन क्लास जा रहे हैं, बढ़िया से ऑफलाइन जा रहे हैं। ऑफलाइन में देखिए कैसा होता था, ऑफलाइन में टीचर पढ़ाता था, आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग करता था। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कंपैरिजन आज और वहां के तरीके में और कहां लैग कर रहे हैं, ये बड़े अच्छे, ये कंपैरिजन जब समझ जाएंगे तो वीडियो के एंड तक आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी कहां गलतियां हो रही है। अब देखिए 700 घंटे का जब ये सेशन चल रहा है ना, इसमें 6-6 घंटे की क्लास हो रही, सैटरडे संडे हो सकता है 8-8 घंटे की भी क्लास हो। ये सब चीजें चलती थी। इस बीच में आप देखिए कि जो टीचर होता था वो थ्योरी बहुत बढ़िया पढ़ाता था। A1 टीचर होता था, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्चुअल डिटेलिंग दी। क्वेश्चन क्या कराता था, थ्योरी बहुत बढ़िया से, थ्योरी के बाद क्वेश्चंस वो 2 से 3 क्वेश्चंस उसके रिलेटेड कराता था। बाकी बोलते थे कि भाई ये आपका जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो वर्कबुक में आप ट्राई करते रहो। वर्कबुक एक मिलती थी, वर्कबुक है ना, वर्कबुक मिलती थी कोचिंग की, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते थे, उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस पीवाईक्यू होते थे, है ना। टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा इधर उधर के क्वेश्चन नहीं होते, कोई स्टैंडर्ड बुक के डाल दिए, अदरवाइज पीवाईक्यू और स्टैंडर्ड बुक के कुछ क्वेश्चंस होते थे। तो थ्योरी प्लस 2 से 3 हर एक टॉपिक के, है ना, पूरे सब्जेक्ट के नहीं बोल रहा हूं, 2 से 3 हर एक टॉपिक सब टॉपिक के 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे करा दिए। बाकी लास्ट में क्या करते थे वो वर्कबुक, आप बच्चा करके आएगा वर्कबुक, घर पे करेगा, तो जो डाउट्स होते थे वो एक एक करके, चलो पहला हो गया, दूसरा हो गया, पांचवा हो गया, तो जो नहीं होता था वो एक्सप्लेन किया जाता था बोर्ड पे। अब कई सारे बच्चे अपना हेजिटेशन की वजह से डाउट पूछ ही नहीं पाते थे कि सर ये वाला तो नहीं बना, तो फिर वो एक्स्ट्रा में आके टीचर्स के पास जा, बाकी बाद में जाके, या फिर जो क्लासरूम में जो अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति है उसके पास जाके समझ लेते थे, थोड़ी मेहनत करते थे, घर जाके थोड़ी सी पेज पलटाते थे और मेहनत करके ये वर्कबुक जैसे तैसे कंप्लीट करते थे। ठीक है, ये एक प्रोसीजर था, ये एक प्रोसीजर था। तो इनका जो फोकस था वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं था कि मैं 1000 क्वेश्चन करा दूं एक सब्जेक्ट का। इनका फोकस सिंपल था कि भाई हमें कॉन्सेप्चुअल बहुत ग्रिप करवाना है। कॉन्सेप्चुअली क्या कराना है, बहुत ग्रिप कराना है। क्वेश्चंस उसके मिले जुले इस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 2 4 5 वो करा देते थे, उसके बाद पूरा वर्कबुक वाला काम होता था। ठीक है, अब यहां पर ये उम्मीद की जाती थी कि बच्चा अच्छा होगा, थोड़ा सा ठीक होगा तो कोई बात नहीं, वो बच्चा कर ही लेगा। ये पूरा प्रोसीजर होता था वर्कबुक तक कराने का। एक सब्जेक्ट खत्म होता था, फिर दूसरा फैकल्टी आता था। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ, देखिए ऐसा नहीं होगा कंप्लीट पढ़ाई चलती थी, इसमें आपको क्योंकि 8 घंटे एंगेजिंग करना है तो इस वजह से आपको ब्रेक भी दिया जाता था, लंच ब्रेक होता था, उसके बाद स्टोरी टेलिंग होता था, स्टोरी सुनाते थे भाई फैकल्टीज अपनी, ताकि आप मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि ऑफलाइन में 8 घंटे बिठाना कोई मजाक नहीं है ना। तो ये सब चीजें भी होती थी, ये सब चीजें भी होती थी। तो देखिए 700 घंटे में सारी चीजें हो रही है, सारी चीजें हो रही, प्लस इसमें आपके नोट्स जो होते थे वो डिक्टेट कराते थे फैकल्टी। नोट्स क्या कराते थे, डिक्टेट, ऐसा नहीं पीडीएफ दे दी आज के जमाने जैसी, आपको नोट्स डिक्टेट होते थे। क्वेश्चंस जो भी 2-3 जो क्लासरूम में जो भी करा रहे हैं वो कई बार क्वेश्चंस लिख देते थे फैकल्टी, बोर्ड पे ही लिख देते थे, क्योंकि कई बार साउथ इंडियन फैकल्टी, नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट है तो लैंग्वेज बैरियर होता था, इस वजह से वो सोचता था कि चलो मैं बोर्ड पे ही लिख दूं क्वेश्चंस, या डिक्टेट कराने में टाइम चले जाता था, या क्रॉस क्वेश्चनिंग में टाइम चले जाता था। ये सब कुछ मिला के 700 750 घंटे में कवर हो जाता था सिलेबस। अब देखिए क्या होता था, जब ये सब सिलेबस कवर हो जाता था ना, तो हर सब्जेक्ट के बाद 1-2 दिन का टाइम भी मिलता था कई बार, और कई बार ये स्टूडेंट्स को रिवीजन वगैरह सारा चीज करते करते सब कुछ हो जाता था बढ़िया तरीके से, और उस कंटेंट से रिजल्ट भी आता था, उस कंटेंट से रिजल्ट भी आता था, कुछ ना कुछ तो बच्चा सीख के जाता था। अगर गेट में ना हुआ तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह तो आराम से होता था। अब देखिए क्या हुआ उसी तर्ज पे, अब इसमें क्या कमी थी जो हम लोगों ने, देखिए मैंने जब जी सेंटर स्टार्ट किया उससे पहले मैं 35-40 शहर ऑलमोस्ट पढ़ा चुका था, टीयर 2 टीयर 3 सिटी बोल रहे हैं ना, ये सब कोचिंग्स में ऑलमोस्ट नॉर्थन बेल्ट तो मैंने पूरा कवर किया था। तो मुझे कमी लगती थी इन कोचिंग्स में कि सिर्फ एक कमी क्या है कि ये जो हिस्सा है जहां थ्योरी के बाद सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस होते हैं ना, और ये जो वर्कबुक है ये बच्चा 1-2 सब्जेक्ट के लिए तो करता है, शुरुआत में 1-2 सब्जेक्ट के लिए तो वर्कबुक लगाता है, उसके बाद वो वर्कबुक धीरे 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 लगाना बंद कर देता है, क्योंकि वो लेक्चर पढ़ता है जो कोचिंग से आके, और उसी को रिवीजन करने में उसका टाइम चले जाता था, क्योंकि सैटरडे संडे लंबी क्लास होती थी। तो इस वजह से वर्कबुक बहुत ज्यादा नहीं लगा पाता था, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं लगा पाता था। हमने क्या किया, जी सेंटर का जब कॉन्सेप्ट आया ना, तो हमने एक चीज करी कि थ्योरी के साथ में यहीं पर हर टॉपिक के बाद वर्कबुक में जितने क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे को घर के लिए हम देते हैं वो मत दो। एक काम करते हैं कि यहीं पर कम से कम उसको 15 से 20 क्वेश्चन यहीं पे करा दिया जाए, हर सब टॉपिक के बाद, हर सब टॉपिक के बाद 15 20 25 30 डिपेंडिंग कि वो टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है, उसके हिसाब से सारे वेरिएशन यहीं करा दिया जाए।
कुछ अच्छे पीवाईक्यू जो लगते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल ग्रिपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनको भी यहीं पे करा दिया। कुछ ईएससी का कन्वेंशनल चीज वो भी यहीं पे करा दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, वर्कबुक का कॉन्सेप्ट को साइड में कर दिया। हमने सोचा कि बच्चा वर्कबुक करेगा नहीं, इस वजह से क्या करते हैं, थ्योरी के साथ में ही वहीं पे इतने क्वेश्चन करा दें कि पर सब्जेक्ट उसके 300 ऑन एन एवरेज क्वेश्चन हो जाए। तो वो तमाम सारी चीजें जो घर जाके काम करता था या नहीं कर पाता था, वो चीजें यहीं पे खत्म हो जाए। ठीक है, बाकी मेरी बात पे बाद में आऊंगा, अभी चलते हैं आपकी बात पे। ठीक है, अब देखो ये सब चीजें चलती रही, इसी ट्रेंड को ये टीयर 2 टीयर 3 सिटी वाले भी फॉलो करते रहे। बट इनके पास, बेचारों के पास, देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट का पैसा, रेवेन्यू उतना नहीं होता है, एडमिशन उस लेवल के नहीं होते हैं, है ना। तो इस वजह से ये 700 घंटे की बजाय कभी कभी 600 घंटे, कभी किसी ने अच्छा कर लिया तो 750 भी करा देता था। तो यहां पर फैकल्टीज को थोड़े से नंबर ऑफ आवर्स थोड़े से कम दिए जाते थे। तो उनका फोकस टीयर 2 टीयर 3 सिटी के ऑनर्स का ये होता था कि सर बेसिक सब्जेक्ट थोड़े कम में पढ़ा दो, कोर सब्जेक्ट थोड़े अच्छे पढ़ा दो। तो वो मैनेज कर लेते थे इन सब चीजों को। ठीक है, ये सब चीजें होती रही। अब देखो यहां पर जो रिन्यूमरेशन था, इन इंस्टीट्यूट में जो रिन्यूमरेशन फैकल्टी का जो सैलरी था, वो बेसिस होता था पर आवर बेसिस, कितने घंटे वो पढ़ा रहा है। ठीक है, तो बच्चा भी बड़ा, सर 7 घंटा आज तो इतना बन गया होगा सर का, है ना, ये सब चीजें चलती थी। तो टीयर 2 टीयर 3 सिटी में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती है, उनने भी क्या किया, नंबर ऑफ आवर बेसिस पे ही रिन्यूमरेशन हुआ, मंथली सैलरी नहीं चलती थी, नंबर ऑफ आवर्स, क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक अलग फैकल्टी होता है और उसके हिसाब से ही रिन्यूमरेशन तय हो रहा था। अब समझो यहां पर आया है लॉकडाउन, गेम चेंजिंग यहां से हुआ है। 2019, खैर हमने जब लॉन्च किया 2019 में स्टार्ट कर दिया था, और 10 जनवरी 2020 को हमने पहला कोर्स, हमारे सारे कोर्सेस लॉन्च कर दिए थे। उसकी सारी चीजें हो गई थी, किसमें क्या कमी है क्या नहीं है, वो सब लेआउट करके हमने कॉन्सेप्चुअल बना दिया। और हमारे वीडियोस 30 मिनट से ऊपर के आपको नहीं मिलेंगे। तो जो जो कमियां थी मार्केट में, सब हमने करके यहाँ पे कोर्स बनाया था। अब समझना ध्यान से। अब आता है लॉकडाउन, मार्च के अंदर, मार्च मंथ में लॉकडाउन लगता है, और बहुत सारे धीरे 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 अब कुछ एडटेक की एंट्री होती है। अब एडटेक की एंट्री के बाद देखिए गेम यहां से चालू होता है। एडटेक में जो फैकल्टी जुड़े, समझना ध्यान से, जो फैकल्टी जुड़े, जो एजुकेटर एजुकेटर जुड़े एडटेक कंपनीज के साथ में। देखिए एडटेक कंपनीज के जो मालिक थे, वो तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा टेक्निकल रिच सेगमेंट से नहीं थे भाई, सब बिजनेस करने आए थे। तो उन्हें जो नीचे, मान लीजिए किसी को एक बड़े पद पे रख दिया, उसके नीचे सारे टेक्निकल स्टाफ है। तो कई बार क्या हुआ, एजुकेटर ने ये बोला कि यार अपना सैलरी, देखिए एजुकेटर का भी एक कम्युनिटी बना कि यार अपना सैलरी तो नंबर ऑफ आवर्स बेसिस पे है, तो क्यों ना हम एडटेक को जो कोट करें कि सर इतना तो पढ़ाना पड़ेगा, इतना तो सब देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एजुकेटर ने, मैं, देखिए बुरा लग सकता है बट ये हुई है, चीजें ये हुई है तो मुझे बताना पड़ेगा, चाहे वो मेरी बिरादरी के ही लोग क्यों ना हो। तो मुझे एज ए एजुकेटर ये चीज बतानी पड़े, कन्वे करनी पड़े, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आज की तारीख में बहुत भूचाल मचा हुआ है। अब एजुकेटर्स के साथ में क्या हुआ, इन्होंने सब्जेक्ट्स को क्या किया, कुछ एजुकेटर ने कम नंबर ऑफ आवर्स में जो एक्चुअल में लगते हैं उसमें खत्म किया। बट स्टूडेंट किससे, अच्छा गलती स्टूडेंट्स की भी, स्टूडेंट कंपेयर करा, इस फैकल्टी ने 50 घंटे का पढ़ाया, इसने 100 घंटे का पढ़ाया, तो 100 घंटे वाला ज्यादा है। तो भाई जैसा आपका फीडबैक आएगा, मार्केट वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा। तो जब स्टूडेंट ने कंपैरिजन चालू किया, और एडटेक में जो पैसा था, रिन्यूमरेशन था, पैसा ही पैसा, वो पर आवर बेसिस पे था, तो यहां एजुकेटर ने भर भर का हर सब्जेक्ट में नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दिए, भर भर के। आपको ताज्जुब होगा, बहुत सारी, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, नेटवर्क थ्योरी आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे 150 घंटे पुराने देख सकते हो आप, 200 घंटे, इवन कुछ कुछ तो 250 घंटे तक भी ले गए, कुछ कुछ तो 250 घंटे तक भी ले गए। तो कंटेंट को फैला, स्ट्रेच करने लग गए, स्ट्रेच के। देखिए जो गेट के सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं, वो रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट, सिग्नल एंड सिस्टम, नेटवर्क, इसमें जितना पढ़ाओगे कम है, आप फैलाते जाओगे, आपको लगेगा बड़ा मजा आ रहा है। तो नेटवर्क हो गया, सिग्नल हो गया, कंट्रोल हो गया, इवन कंट्रोल तो आप ये मान के चलोगे कुछ कुछ तो 200 से स्टार्ट ही करे हैं, 200 180, है ना, सिग्नल। और मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो आप जाके नंबर ऑफ आवर्स काउंट कर लेना भाई, काउंट कर लेना, यकीन ना हो तो, है ना। जो मैथमेटिक्स ऐसा समझा जाता था कि यार ठीक है, इसको आराम से चीजें, क्योंकि इसमें 11 12 का भी नॉलेज है, बहुत सारी चीजें आराम से कर सकते हैं, उसको भी बहुत स्ट्रेच कर दिया है। सिग्नल एंड सिस्टम आपको मिलेगा 140 100 200 की रेंज में। अब देखो कहानी असली यहां से चालू हुई। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ आवर्स स्ट्रेच करते करते गए। अब देखो बेसिक में तो कर दिया इनने स्ट्रेच, अब देखो कोर की बारी है। तो अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर नेटवर्क कंट्रोल तो आपने इतने घंटे पढ़ाया, मतलब जो हमारे कोर सब्जेक्ट है वो तो और बड़े होने चाहिए। तो भाई कोर सब्जेक्ट की बात करें तो कोर सब्जेक्ट तो पता चले कि वो 300 तक भी चले गया, कोई कोई एजुकेटर 300 तक भी ले गया। ठीक है, अब गलती से बच्चे ने अगर एक एजुकेटर के साथ एक और को फॉलो कर लिया,
तो फिर तो उसकी मिट्टी पलित हो गई, क्योंकि इतने नंबर ऑफ आवर्स कैसे पढ़ेगा। अब देखो क्या हुआ, एक नए नवेले स्टूडेंट के तौर पे सोचिए आप, जब आप एक एग्जाम की तैयारी करना है, आपने पहला सब्जेक्ट पढ़ा लंबा बढ़िया से, आप अच्छा लगा, देखो लंबा पढ़ने में अच्छा लगेगा, शुरुआत में बहुत अच्छा फील होगा, शुरुआत में बहुत अच्छा फील होगा, एकदम ठंडी हवा को झोंकाएगा, अरे बढ़िया बढ़िया सब कुछ चल रहा है, शुरुआत में जोश अच्छा है ना आपका। तो 150 घंटे ही पकड़ लेते हैं मान लो अपन किसी एग्जाम सब्जेक्ट का, वैसे तो ज्यादा ज्यादा भी है, 150 घंटे 150 घंटे 150 घंटे, मान लीजिए दो सब्जेक्ट का भी वो मिला के वो 300 घंटा तो अकेले दो सब्जेक्ट में कर दिया, 300 घंटा तो अकेले सिर्फ टू सब्जेक्ट से कर दिया उसने। अब ये जो है, अब इसने बेंचमार्क सेट कर लिया कि भाई एक नए नवेले बच्चे को जो एग्जाम की तैयारी करने आ रहा है, उसको तो यही लग रहा होगा कि यार ये शायद एग्जाम ऐसा ही होता होगा। मेरे पास फोन कॉल आए हैं, बच्चे बोलते हैं सर साल भर पढ़ते रहे, हमारे तीन ही सब्जेक्ट खत्म हुए। मैंने उनसे पूछा कि तीन ही कैसे कर लिए तुमने, सब तीन चार सब्जेक्ट ही खत्म हुए। फिर उनसे मैंने पूछा कि लेंथ क्या था, तो बताया कि सर हम साल भर पढ़े, ऐसा नहीं कि हमने मक्कारी करी है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि बच्चे को कंटेंट का जो है ना, जो स्ट्रेच करके कंटेंट दिया जा रहा है, वो बिल्कुल यूजलेस है। हम ये पूरा सिस्टम, अब देखिए बच्चा शुरुआत में यूट्यूब पे जाता है, यूट्यूब पे फ्री कंटेंट को एक्सप्लोर करता है, फ्री कंटेंट में बहुत सारे जो एडटेक कंपनीज में डले हुए थे एजुकेटर्स ने अलग अलग जगह, अच्छा हुआ, अब आप ताज्जुब की बात समझो, यहां फैकल्टी बढ़िया मैनुअल तरीके से पढ़ा रहा है, मैनुअली पढ़ा रहा है, डिजिटल बोर्ड नहीं है इस जमाने में, डिक्टेट कर रहा है। यहां पर बहुत सारे एजुकेटर पीपीटी से पढ़ा रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको यहीं पे छपा छपाया मिल जा रहा है, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं मिल रहा है, बट स्ट्रेच हो जा रहा है। अब बच्चों को क्या लग रहा है कि सर ने 400 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन 700 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन करा दी, मजा आ गया। बट आप ये समझो बेटा कि एग्जामिनेशन निकालना, उसमें आपको रिवीजन करके भी जाना पड़ता है। और मैं हमेशा बोलता हूं जिस चीज का हम रिवीजन करके ना जा सकें किसी सोर्स का, उसको पढ़ो ही मत डे वन से, क्योंकि वो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे वहां पे। क्योंकि देखो यहां पर आप देखोगे कि नंबर ऑफ आवर्स में अच्छा तो लग रहा है, क्वेश्चंस भी अच्छे लग रहे हैं, बट क्या नेटवर्क, अकेले नेटवर्क से क्या 100 में से क्या 50 नंबर का आ जाएगा? क्या नहीं आएगा ना, उसका एक वेटेज है, उसका एक स्पेसिफिक वेटेज है कि भाई ये 8 नंबर 7 नंबर 10 नंबर 9 नंबर का आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। आप चाहे 400 घंटे दे दो इसको, और आपको सारे सब्जेक्ट से लेके आना पड़ेगा। आपकी मार्कशीट पे ये नहीं लिखा होगा कि आपने नेटवर्क बहुत अच्छा पढ़ा तो चलो आपको 20 नंबर ज्यादा दिए जाते। नंबर इज नंबर, चाहे वो कहीं से भी आए, जय माता दी से आए, चाहे वो आप देख लो ना, आज इस बार का ही ग्रेड देख लो, चाहे वो चीटिंग से आए, कुछ नहीं कर सकते आप उस बच्चे को खड़ा करके इंटरव्यू नहीं ले सकते, आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इसका नंबर आ चुका है। अब वो कैसे भी आया हो, नंबर का वैल्यू है। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि भाई हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो क्या है, क्या उसको कंप्लीट कर भी पाएंगे। अब होता क्या है, बच्चों में गिल्ट फील आ जाता है। देखिए एग्जाम होना हुआ, गेट एग्जाम, देखो गेट एग्जाम में आता है एक नया क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सेम, क्वेश्चन न्यू बट सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। अब पहली चीज क्या होती है, बच्चा एग्जाम से जब होके आता है, पहली चीज तो क्या है, उसने साल भर अगर एक साल तैयारी करी तो उसको लगता है यार तीन चार सब्जेक्ट ही खत्म कर पाया, अच्छे करे तीन चार सब्जेक्ट, बट तीन चार सब्जेक्ट ही खत्म कर पाया और बाकी टाइम ही नहीं मिला। तो उसको एक गिल्ट फील होता है कि यार पता नहीं मैं एग्जाम के लिए बनाऊं कि नहीं बनाऊं, शायद इसका लेंथ और ही होगा, बट ओरिजिनलिटी डिफरेंट है, बट वो उसकी एक अलग दुनिया बन गई है, वो इस कंटेंट के इस नंबर ऑफ आवर्स के मायाजाल में फंस चुका है, उसकी एक अलग दुनिया बन चुकी है। वो समय कहां से लाओगे, समय तो श्री राम खुद भी अपना नहीं रोक पाए, 14 साल थे तो 14 साल ही उनको बिताने पड़े, ऐसा नहीं कि उन्होंने चुटकी घुमाई और एक सेकेंड में 14 साल निकल गए। तो टाइम जो है ना बेटा, टाइम की सुई की घड़ी, टाइम अपने हाथ में नहीं है, वो तो अपनी रफ्तार से चलेगा। इसीलिए काल का बहुत इंपॉर्टेंस है। काल मतलब क्या, टाइम। इसीलिए हमने टाइम फोकस बहुत काम किया है। आपको बताऊंगा कैसे, क्या डिफरेंशिएट है। मैं ये नहीं बोल रहा अपनी मार्केटिंग कर रहा हूं या अपने लिए बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि चीजों को समझो। अब देखो नया क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट सेम है, अच्छा कुछ बच्चों ने पूरा पढ़ भी लिया होगा, बट उनमें क्या हुआ, सेल्फ डेवलपमेंट की, क्योंकि सारे फैकल्टी ने क्या किया, सारे क्वेश्चन 1000 1500 1200 क्वेश्चन 800 क्वेश्चन सब क्लासरूम में लगा दिए, वो आया नोट्स पढ़ता गया, नोट्स पढ़ता गया। उसमें कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप जो पकड़ होती है ना, कि उसका वेरिएशन को कैसे सोचना है, उसमें बात ही नहीं बनी। तो यहां पर बच्चा क्या करता है, मिस इंटरप्रेट करता है अपने रिजल्ट को। क्वेश्चन नया आया, कॉन्सेप्ट सेम था, वो अप्लाई नहीं कर सका। अच्छा एक चीज और समझना है कि बच्चे को यह भी पता है कि भाई
सारे क्वेश्चंस नहीं करने के होते हैं, बट फिर भी वो एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए दिमाग लगाता रहता है कि यार ये क्वेश्चन तो पता नहीं बना ही नहीं, ये तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करे, ये सब चीजें निकालता है, आउटकम निकालता है। तो इसलिए 2-3 साल वो हर एक कोचिंग्स का कस्टमर बनते जाता है, आज इस कोचिंग का, कल उस कोचिंग का, परसों उस कोचिंग का, कि इससे इलाज नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा है। पता चले एंड में घूम के उसको लगता है कि यार पहले वाला ही सही था, पहले वाला ही सही था। इस तरीके से चीजें चलती है। तो आपको गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत सारे छोड़ने होते हैं, वो करने के एग्जाम में नहीं होते हैं। प्लस कॉन्सेप्ट पे जितना अच्छा ग्रिप होगा, आप कॉन्सेप्ट पे ग्रिप का मतलब समझते हैं बहुत बच्चे, क्या है ग्रिप का मतलब? कॉन्सेप्ट पे अगर आपकी पकड़ होगी तो आप नए क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। अगर आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे पकड़ होगी और कॉन्सेप्ट पे हल्कापन है तो नहीं कर पाएंगे। देखिए सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट सत्यता है। अब ये चेक कैसे करें? कॉन्सेप्ट को आपको कैसे चेक करना है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लासरूम में जो कराए हुए क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट 90% बन गए हैं और 90% पीवाईक्यू आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं, चाहे तीनों ब्रांच, अगर कॉमन ब्रांच की बात करूं, पीवाईक्यूज जो 25 साल में पूछे गए वो सारे 90% अगर आपके बन जाते हैं उस कॉन्सेप्ट से, दैट इज फाइन। वो कॉन्सेप्ट आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में इजी, मीडियम, हार्ड सब लेवल के क्वेश्चन होते हैं। वो कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बन चुकी है। अब ये ग्रिप बनने में हो सकता है किसी को 10 क्वेश्चन लग रहे हो, किसी को 20 लग रहे हो, किसी को 30 लग रहे हो, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। किसी कॉन्सेप्ट पे पकड़ करने के लिए 25, 30, 35 क्वेश्चन से ज्यादा की जरूरत नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ते टाइम की बात कर रहा हूं, फिर आप पीवाईक्यू तो जो अवेलेबल हो करोगे इसे, उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि देखो इस तरीके से तो आप कभी नहीं कंप्लीट कर पाओगे, इस तरीके से तो अपना सिलेबस, और दूसरी चीज 3 सब्जेक्ट तक तो ठीक है, चौथा जब आएगा तो पिछले वाले को रिवाइज कब करोगे? वो तो भूल जाओगे। और एग्जाम में जब तक आप पूरा रिवीजन समेट, जितना रायता फैला उतना ही फैलाओ जिसको समेट सको, बेटा उसको समेट सको। इसीलिए हम लोगों ने जो जी सेंट्रिक पे जैसे नेटवर्क का कोर्स बनाया मैंने, तो ये मान के चलिए कि 70 से 80 घंटे से ज्यादा का नहीं है, जिसमें मैंने 400 453 क्वेश्चन कराए। कंट्रोल सिस्टम आपको हार्डली 65 आवर्स के आसपास मिलेगा, सिग्नल एंड सिस्टम हार्डली आपको 70 आवर्स के आसपास मिलेगा। इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी। मशीन मैंने 90 घंटे में खत्म किया, पावर शायद 90 नहीं 110 में खत्म किया है, और पावर सिस्टम 90-95 में खत्म किया। सब कुछ है उसमें, सब कुछ है, मतलब सब कुछ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मेरे से करो, बट मैं ये बता रहा हूं आपको कि जो टाइम बाउंडेड है ना, अब जब भी आप चीजें स्टार्ट करो तो आप ये देखो कि भाई लेक्चर्स के लेंथ क्या है, क्या आपको उस लेंथ का शुरुआत में मोटिवेशन बहुत हाई होता है, हम कर लेते हैं, बट जब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम कर ही नहीं पाते। और ना करने का कारण ये नहीं होता है कि सिर्फ स्टूडेंट जिम्मेदार है कि वो नहीं कर पा रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं है, उसको डायरेक्शन ही गलत मिल गया कि यार ये सब्जेक्ट 150 200 घंटे का होता है तो होता है। अब बच्चा सारे क्वेश्चंस आप वहीं पे करा दोगे, बच्चे के लिए कुछ छोड़ोगे नहीं, सारे पीवाईक्यू वहीं करा दोगे, बच्चे के लिए कुछ छोड़ोगे नहीं। तो आपको इस चीज नहीं करना है। जो एजुकेटर भी, मतलब मेरा ये मानना है कि भाई आप नंबर ऑफ आवर्स से सब्जेक्ट को मत करो, मत आकलन करो इन चीजों का। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत कम पढ़ जाओ, बिल्कुल क्रैश कोर्स वन शॉट पढ़ के चले जाओ, वैसा भी नहीं होगा। ना ही बहुत एक्सट्रीमिटीज पे जाना है, दोनों ही एक्सट्रीमिटीज खराब है। आप मध्यम मार्ग पे रहो, आप उतना ही पढ़ो जितनी जरूरत है। और आप यार, हम क्या बोलूं मैं अब आपको, हम लोगों ने जब ये सब चीजें डिजाइन करी थी ना, ये बिफोर कोविड हमने डिजाइन करा था, और हमारे यहाँ फैकल्टीज को बिल्कुल फ्रीनेस था। अच्छा एक चीज और है कि इन सब आवर्स में कई बार लाइव की रिकॉर्डिंग है, बच्चा लाइव नहीं पढ़ रहा है, लाइव के बाद रिकॉर्डिंग सुन रहा है, तो उसमें अननेसेसरी का टाइम वैसे भी जा रहा है, अननेसेसरी का टाइम वैसे भी जा रहा है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि भाई जितने नंबर ऑफ आवर्स है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं बताता हूं गेट की असल रिक्वायरमेंट क्या है, कि गेट एग्जाम निकालना है तो करना क्या क्या है। तो बेटा आप जो लोग भी नंबर नहीं लेके आ पा रहे हो, फेल हो गए हो, ये सब चीजें हो गए हो, आपने या तो कंटेंट को बहुत स्ट्रेच कर दिया है, हर सब्जेक्ट को लंबा लंबा पढ़ा है अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी है तो, या कई बार 4 सब्जेक्ट पढ़ो उसके बाद रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, आपका ग्रास्पिंग पावर इतना नहीं कि उतना लंबा झेल पाओ आप, या तो आपने क्या किया है, पढ़ाई करी नहीं है। तो जो पढ़ाई नहीं करी उसको ज्यादा दुख नहीं हो रहा है, वो वीडियो भी नहीं देख रहा होगा। जिसने ये वीडियो वही देख रहा होगा जिसको दुख हो रहा होगा कि यार थोड़ा बहुत तो कम से कम हम करके आए हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई करी है, कम से कम जो हमने थोड़ा बहुत हम सोचे भी अच्छा थे, सब कुछ अच्छा करे थे, बस टाइम की कमी पड़ गई। तो टाइम की कमी आपकी वजह से नहीं पड़ी है, आप अपने आप को गिल्ट फील मत कराओ, क्योंकि ये जो आपने कंटेंट उठाया है ना, ये उनकी गलती है, उनको सही डायरेक्शन में गाइड करना था। बट ये पूरा इकोसिस्टम वो नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पर रिन्यूमरेशन पूरा उसके ऊपर है। और कई बार फैकल्टी नया आता है, उसको लगता है मैं फलाने फैकल्टी से बहुत अच्छा पढ़ा दूं, तो वो और बढ़ा देता है। मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं जो आज की तारीख में अच्छा चैनल चला रहे हैं, वो मतलब जब शुरू शुरू उनको ऑफलाइन कोचिंग भेजा,
सर मैं तो इतने घंटे पढ़ा के अरे भाई घंटे नहीं बढ़ाना है, नंबर ऑफ आवर्स में। देखिए क्या होता है हमारे ऑफलाइन के टाइम पे चलती थी कि ज्यादा घंटे में तो गधा भी पढ़ा देगा बच्चों को, गधा टीचर भी ज्यादा घंटे में तो कन्विंस कर देगा। टीचिंग का मतलब क्या है, अपनी बात को कन्वे करना, और उसके लिए अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब क्या है कि यू आर नॉट अ गुड टीचर, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी अपने इतने घंटे में या ज्यादा टाइम दिया जाएगा तो वो भी कर देगा। भाई एग्जामिनेशन टाइम बाउंडेड क्यों होती है? गेट का एग्जाम 3 घंटे की अगर जगह 6 घंटे कर दें तो बहुत सारे बच्चे करके आ जाएंगे। बट विशेषता इसलिए है ना कि भाई आप 3 घंटे में कौन करके बता रहा है, तभी तो हमने टाइम रखा है ना। तो इसीलिए टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए हमारे ऑफलाइन कोचिंग में जो लंबा नंबर आवर्स पढ़ाता था ना, उसको कई बार कोचिंग वाले बुलाते भी नहीं थे, क्योंकि यार अननेसेसरी की चीजें कर रहे हैं। क्योंकि गेट की रिक्वायरमेंट आप समझो, गेट एग्जामिनेशन ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि भाई ये इंजीनियरिंग का एग्जाम है, जो इंजीनियरिंग के सिलेबस है। आप देखोगे गेट एग्जामिनेशन में 2-3 कॉमन चीजें, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है इन सब चीजों का एनालाइज ही नहीं करता। आपको इजी क्वेश्चन मिलेगा, बहुत इजी, बहुत इजी, मतलब बहुत इजी। मैं अभी आपको बता दूं, आरटीएच वीटीएच निकालने वाला क्वेश्चन आप गेट में पकड़ लो, आपको वीट स्टोन ब्रिज के ऊपर का क्वेश्चन बना लो, लीनियर नॉन लीनियर डायरेक्ट पूछा है कि भाई रेजिस्टेंस लीनियर है, डायोड नॉन लीनियर, ये पूछे। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो एक इजी पोर्शन होता है, एक मीडियम लेवल का पोर्शन होता है, मीडियम लेवल का पोर्शन होता है, ठीक है, और ये होता है एक बहुत टफ के पहले मैं बोलूंगा थोड़ा सा कि मीडियम से ऊपर और टफ से नीचे, है ना, एक मीडियम प्लस कर देता हूं उसको मैं। और एक होता है बिल्कुल टफ साइड, जो कि हमें क्वेश्चंस बिल्कुल ही छोड़ने होते हैं। तो हमें एक इस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, बहुत सारे मीडियम मिलेंगे, मीडियम प्लस मिलेंगे, टफ बिल्कुल नहीं करना है आपको, मिलेंगे बट आपको नहीं करना है। तो इसका मतलब अगर आपने इजी कर लिया, मीडियम कर लिया और थोड़ा बहुत मीडियम प्लस पे चले गए, तो आप हो सकता है अंडर 200 के आसपास आ जाओ, 200 के आसपास आ जाओ। 100 रैंक लाने वाला ये टफ वाला नहीं है, नहीं है, यकीन मानो, यकीन मानो। 38 रैंक पे 72 मार्क्स पे 38 रैंक आ गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 72 100 माइनस 72 28 मार्क्स छोड़ के आना है। 28 मार्क्स में आप 2 नंबर के भी क्वेश्चन लगा लो तो 14 क्वेश्चंस आपको छोड़ के आना। मैं ऐसा डेटा दे रहा हूं आपको। तो आपको इजी मीडियम, पहले तो इसी पे फोकस करो बेटा, इसी पे फोकस करो। कॉन्सेप्चुअल ग्रिपिंग होगी तो ये आराम से बना दोगे, फिर थोड़ा सा मीडियम के ऊपर का थोड़ा सा चले जाएगा, काम हो जाएगा, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके लिए आपको जो सोर्सेस की जरूरत है, एक अच्छा क्लास कोर्स ले लो, है ना, जिसका लेंथ मैं आपको प्रिसाइजली बता दूं। फिर खैर सिविल ब्रांच के लिए अगर कोई बच्चा सुन रहा होगा तो उसका थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी अदरवाइज आप इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से हो तो आपको रिकॉर्डेड की बात करो, प्योर रिकॉर्डेड की, तो प्योर रिकॉर्डेड में ये मान के चलिए कि 650 से 750 घंटे इफेक्टिव अगर है, सफिशिएंट बेटा, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसको ही पढ़ के देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बड़े बड़े टीचर बोलते हैं, हमारे मेडीजी के जो डायरेक्टर बी सिंह सर, वो बोलते हैं कि भाई आपको एग्जाम निकालने के लिए जो क्वेश्चन है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा नहीं करना है, बट जो लिमिटेड क्वेश्चन है उन्हीं को कई बार करना है, आपको कई बार उन्हीं को रिपीट करना है। तो क्लासरूम में जो क्वेश्चंस कराए हैं उन्हीं को 3-4 बार रिपीट करना, ताकि कॉन्सेप्चुअल ग्रिपिंग होगी, क्योंकि वहां क्वेश्चन नया आएगा और नए क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्सेप्चुअल ग्रिपिंग चाहिए आपको, रट्टे रटाए तरीके से नहीं होगा। तो आपको एक क्लासरूम अच्छा कोर्स प्लस जो कि डायरेक्शन दे बढ़िया से, और प्लस पीवाईक्यू, प्लस पीवाईक्यू, और उसके बाद एक अच्छी टेस्ट सीरीज, है ना, टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज। इससे ज्यादा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, इससे ज्यादा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और टेस्ट सीरीज भी एक, ऐसा नहीं हो रही है टेस्ट सीरीज, ऐसा नहीं कि चालू कर दिया मार्च से, चालू कर दिया अप्रैल से, चालू कर दिया, ये ऑलमोस्ट आप सितंबर अक्टूबर से चालू करोगे जब पीक टाइम आएगा, ठीक है। और साथ में ये करते टाइम पे आपको डेली रिवीजन, बस, और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, रैंक लेके आ जाओगे, रैंक लेके आ जाओगे। और ये फॉर्मूला हमने दिया है और उसकी वजह से ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। जो 38 रैंक बता रहा हूं मैं, ईएससी का बता रहा हूं, अभी जो राजश्री हमारा स्टूडेंट, उससे मेरी बात हुई, सर उसने एक ही लाइन बोली, सर आपने जो कॉम्पैक्टनेस के साथ में जो कोर्स दिया है ना, उसकी बात ही अलग है, नो वन इज गिविंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट इन कॉम्पैक्ट आर। क्योंकि
बाकी सब जगह फैला दिया है चीजों को। फैलाने में क्या हो रहा है, बच्चा ना स्किप कर सकता है ना चीजें कर सकता है। तो इसका मतलब है कि आपको बढ़िया से 600 700 600 कोई भी दे रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा आप जी सेंटर की ज्वाइन करो, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से एक एक सब्जेक्ट को 8 8 महीने 6 6 महीने 4 4 महीने रिकॉर्डिंग के लिए लगे हैं, और सिलेबस चेंज नहीं होता है लंबे समय तक। उसके बाद क्रैश कोर्सेज भी है, सब कुछ है। और जितना टाइम इफेक्टिव बना, आधे घंटे आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा 1 घंटे का कंटेंट आपके अंदर गया है। ठीक है, तो डेली रिवीजन, एक अच्छा कोर्स, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज, दैट्स इट। इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है इस एग्जाम के लिए। बाकी फिर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति भाई, अपने अपने जिसको आप फॉलो करते हो, जिससे आप पढ़ते हो, वो जैसा बोल दे वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑनेस्टली ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आज खड़े होके बोल गया हूं मैं। आज से 12 साल 10 साल 12 साल से मैं टीचिंग में हूँ, मतलब कॉलेज टाइम से ही मैं टीचिंग करता था। और तो पूरा, अगर मैं 10 12 साल का अपना कंक्लूजन दूं, तो यही बात निकल के आती है कि भाई आपको इस मटेरियल को लगाना है एग्जाम में, इजी मीडियम मीडियम प्लस तक रहना है। आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन में कि ये करना है या नहीं करना है, बट दैट्स इट। और रिवीजन पे बहुत ज्यादा जोर, हर सब्जेक्ट का डेली रिवीजन होना चाहिए। कैसे होता है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो बेटा जिनका नंबर नहीं आया ना, उनको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। आप पहले देखो कि क्या हम बहुत स्ट्रेच करके तो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसलिए आपको बहुत केसेस मिलेंगे। क्योंकि ये जो जनता मेरे सामने है, ये सब 2020 के बाद की इंजीनियरिंग में एंटर करी है, इनको पुराना नहीं पता था। इसी वजह से मैंने आपको सारा हिस्ट्री बताया है कि भाई कैसे होता था चीजें, तो कैसे चीजें चलती थी और जहां से रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई होती थी। ये नहीं कि एडटेक आ गया, नंबर फार्स आ गया, 250 300 करे जाओ करे जाओ। मैं आपको नहीं बोलूंगा, नाम भी नहीं लूंगा कोचिंग का। मैं ऑफलाइन में 2018, आई गेस 18 या 19 की बात है, मैं किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पढ़ाने गया। तो पढ़ाने गया तो सबसे चीज ये हुई कि मैं पावर सिस्टम पढ़ाने गया। पावर सिस्टम पढ़ाने गया, और मैं जैसे ही एडमिटेंस ड्रॉ किया ट्रांसमिशन लाइन में, शुरुआत में ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में एडमिटेंस की बात करी, तो एक बच्चा बोले सर ये एडमिटेंस क्या होता है। अब मैंने पूछा क्लासरूम में कि भाई एडमिटेंस नहीं पता है, नेटवर्क नहीं पढ़ा क्या? बोले सर नहीं पढ़ा। मैंने हाथ खड़े करवाए उस क्लास में, कितने लोगों ने नेटवर्क नहीं पढ़ा। तो आप यकीन नहीं करोगे, 2 बच्चों को छोड़ के कोई भी नेटवर्क थ्योरी नहीं पढ़ा था, डायरेक्ट पावर सिस्टम पढ़ रहा था। तो आप सोचो, और जबकि वो कोचिंग का जो ऑनर है वो टेक्निकल बैकग्राउंड से। अब पता नहीं किसने सजेस्ट किया, क्या हुआ कि भाई नेटवर्क के पहले पावर सिस्टम पढ़ा दो, जैसी अवेलेबिलिटी ऐसा काम कर दो। बट वो मैंने आधा ही सब्जेक्ट छोड़ा और बोला कि नहीं भाई ये नेटवर्क कराओ इनको, पावर सिस्टम 1 और 2 चलता है तो 1 करा दिया। पहले नेटवर्क कराओ, उसके बाद ही चीजें होगी, कि बच्चा कैसे क्या स्टेबिलिटी फॉल्ट कैसे पढ़ेगा बिना नेटवर्क के। तो चीजें ऐसी होती है। कई बार कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे मिले कि सर हमारे यहाँ नंबर ऑफ आवर्स यही चलता है, आपको इतना ही लंबा पढ़ाना है। अरे भाई इतना ही लंबा पढ़ाना है, ऐसा थोड़ी होगा कोई चीज 90 घंटे की तो उसको 150 क्यों ले जाएंगे अननेसरी। बट कई बार वो कन्विंस नहीं होते थे, पढ़ाना पड़ता था कि चलो ठीक है भाई अब तुम मान ही नहीं रहे हो, क्या करे। एडवाइस दे दी, सब कुछ दे दिया। अच्छा कुछ इसके उल्टे भी मिलते थे, कुछ स्टूडेंट कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे मिलते सर 40 घंटे में खत्म कर दो। और वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ना ही कम ना ही ज्यादा, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, एजुकेटर को प्लीज मेरा सबसे ये बोलना है कि आप एग्जाम की उपयोगिता के हिसाब से पढ़ाओ। बट अनफॉर्चुनेटली हर कोई अपना प्लेटफॉर्म नहीं चला रहा है, हर उस सिस्टम का कठपुतली है कहीं ना कहीं, तो वो उस हिसाब से चीजें डील कर रहा है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, थोड़ा सा इस चीज में भी कई बार होता है कि कभी कभी जो बहुत टॉपर टाइप के स्टूडेंट रहे हैं अपने लाइफ में, और वो जब एजुकेटर बनते हैं ना, तो एक मीडियम लेवल का और पीछे वाले बच्चे का दर्द नहीं समझते हैं कि उसके क्या होगा। वो जो स्ट्रेटेजी बताते हैं, अगर AR1 कोई है और AR1 के हिसाब से वो अगर गाइड कर रहा है, तो वो एक अलग माइंड लेवल, मैं ये नहीं बोल रहा गलत गाइड कर रहा है, बट वो एक अलग मानसिकता के साथ में गाइड करता है, क्योंकि वो मीडियम लेवल का और पीछे वाले बच्चे का दर्द नहीं समझा, कि जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, जिसका एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं रहा, उसका ब्रेन उतना अच्छा डेवलप नहीं होता है, उसके हिसाब से नहीं सोचता। वो बड़े बड़े टारगेट देता है, उसको जब अचीव नहीं होता है तो वो फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो ये भी चीजें होती है। जैसे आपको बताऊं, क्रिकेट में एक एग्जांपल है, सचिन तेंदुलकर कभी भी अच्छे कैप्टन नहीं बन पाए। उसका रीजन क्या है कि सचिन तेंदुलकर जब कैप्टन थे तो उनको लगता था कि यार मेरा मैं जैसा परफॉर्म कर रहा हूं, सबसे उसी की उम्मीद रहे कि सारे प्लेयर वही परफॉर्म करके आए। बट ऐसा होता नहीं है ना। फिर MS धोनी अच्छे कैप्टन बने, क्यों? क्योंकि उन्होंने उपयोगिता समझी। हर खिलाड़ी की एक अपनी कैपेसिटी होती है, उसको उसकी कैपेसिटी का बेस्ट दिलवा दो, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा।
आज मेरे पास पर्सनल मेंटरशिप में बहुत सारे बच्चे आते हैं, अगर गेट मुझे लगता है यार अब इस बच्चे का ब्रेन नहीं है उस लायक, तो मैं मना कर देता हूँ, आप इस जेई के लिए शिफ्ट हो जाओ, आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमें ऑनेस्ट रिव्यू जब तक उसको हम नहीं बताएंगे, जब तक बच्चा को तो लग रहा है ना कि यार, क्योंकि मोटिवेशन तो एक कड़वी दवाई है जो किसी को भी हवा भर देती है कि हाँ हाँ हो जाएगा, यू कैन डू इट, बढ़िया से कर दोगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए समटाइम्स जो प्लानिंग, जो स्ट्रेटजी, जो ज्यादा फेल हुआ है ना, वो ज्यादा कई बार आपको अच्छा गाइड कर सकता है। तो चीज, क्योंकि उसके पास सैंपल साइज काफी है, काफ़ी इसलिए मेरे पास जब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपका जब कंटेंट पढ़ते हैं तो हमें लगता है ऑफलाइन कोचिंग में बैठे, क्यों? उसका कारण क्या है कि भाई बहुत सारे ऑफलाइन बच्चे देखे हैं क्लासरूम में जो मुझसे पढ़े भी होंगे, वीडियो भी देख रहे होंगे, तो कई बार हम पीछे रोटेट करते हुए बच्चा सिर्फ हाँ गर्दन हिला रहा है, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा है, बट वो आप फैकल्टी को ऐसा शो करना चाह रहा है कि यार हाँ सच चीजें समझ में आ रही है, तो उसको हौसला देना पड़ता था, बेटा नहीं रिवीजन करके आओ, जो भी छोटा से छोटा चीज, फिर बच्चा आता था कि सर ये छोटा सा चीज समझ नहीं आया, उसको कॉन्फिडेंस देना। देखिए ये सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है बेटा, आपका अगर एक बार कॉन्फिडेंस लैग होता है ना, तो आप अपने लाइफ में भी लैग करते हो, लाइफ की इंपॉर्टेंस करते हो, आपको लगता है यार मैं मीनिंगलेस हो चुका हूं क्या, क्या मैं चीजें गड़बड़ कर रहा हूं क्या, जबकि वो फोबिया है उसका, वो एक्चुअल में अच्छा बच्चा है, बट वो अंडर कॉन्फिडेंट हो गया, उसको लगता है मैं तो शायद इस चीज के लिए बना ही नहीं हूं, अननेसेसरी। तो प्लीज अननेसेसरी वाले जो गिल्ट है ना, बोल सकते हो वर्चुअल गिल्ट से बाहर निकलो, वर्चुअल गिल्ट से बाहर निकलो बेटा, वर्चुअल गिल्ट का गिल्ट मतलब जो एक्चुअल गिल्ट है उसी का आप टेंशन लो, और लाइफ में से पॉजिटिव प्रेशर लो, ठीक है? बाकी और भी कोई गाइडेंस या इससे रिलेटेड बात हो आपको कुछ भी पूछना हो, जी सेंटर के ऐप पे अवेलेबल है चैट बॉक्स, वहां पे आप मैसेज डाल दीजिए, नंबर अवेलेबल है, सब कुछ है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।